वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड आई एम हेयर प्रेजेंट टू डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं हम ट्रीटी ऑफ वियना की। तो ट्रीटी ऑफ वियना, सबसे फर्स्ट बात, वियना किसकी कैपिटल है? तो वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था सर? तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। इट वॉज साइन टू रिस्टोर मोनार्की, मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए हुआ था। वही मोनार्की जिसे किसने हटाया था? जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया था, उसी मोनार्की को वापस से सेटअप किया गया था। फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया था। और अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, तो क्या लिख सकते हैं आप? मेन एम में आप ये लिखिए कि मेन एम था फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी दैट वर ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। नेपोलियन द्वारा जो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, उसी को रिस्टोर किया गया था। मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम किसके लिए आया है? याद करिए, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन सब में से किन्होंने क्या किया? सेंसरशिप कर दिया सर, रोक लगा दिया। किस किस चीज़ पे? न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, सॉन्ग्स पे, आइडियाज़ पे। सर इस पे रोक लगा के क्या ही कर लेगा वो सर? इस पे रोक लगाने से पता है, जो चीज़ें लिबर्टी को बढ़ावा दे रही थी, जो चीज़ें आज़ादी को बढ़ावा दे रही थी, उन सभी चीज़ों पर इन प्रैब वालों ने, प्रशिया, रसिया और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वालों ने रोक लगा दी, ताकि नेशनलिस्ट भावना न फैल पाए। और नेशनलिस्ट भावना नहीं फैलेगी तो सामने वाला हमारा गुलाम बन के रहेगा। आगे देखते हैं। फिर एक व्यक्ति सामने निकल करके आता है जिसके बारे में भी आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है, जैसे पी मैज़नी। इसको हिंदी किताबों में मैथ्सिनी भी लिखता है, तो घबराइएगा नहीं। मैज़नी, इन्होंने 2 सोसाइटी फाउंड करते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, जो हम आपको बताएंगे कि हाँ क्या क्या जानना है आपको। इनको द मोस्ट डेंजरस एनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? आई हैव रिटन देयर, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। और अगर आपको याद हो तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर भी रह चुका था, ड्यूक मैटरनिक। जैसे ही जिसे पे मैज़नी ने 2 सोसाइटी फाउंड किए, इनकी देखा देखी और भी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड होना शुरू हो गई थी। कहाँ कहाँ सर? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वियना के सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक। इस दौरान बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए थे, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट अपहीवल सबसे पहले शुरुआत हुई थी फ्रांस से। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस में जुलाई 1830 को बॉर्बन किंग्स को ओवरथ्रोन, बॉर्बन किंग्स को हटा दिया गया था। सर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि लुईस 16 जो थे, पहले वो रहे थे सर, बिल्कुल थे सर। उसके बाद वहाँ के पीपल के पास सारी सरकार चली गई सर, बिल्कुल चली गई सर। और भी बीच बीच में स्टेप्स आए थे जिनके बीच में सरकार चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा सर कि फिर आते हैं नेपोलियन। कौन आते हैं? नेपोलियन। फिर उसके बाद सर होता है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें प्रैब जो थे, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जो थे, वो आकर के वापस से किसको बैठाते हैं? बॉर्बन किंग्स यानी मोनार्किकल सिस्टम को बैठाते हैं। फिर से क्या होता है सर? जुलाई में होता है, जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन होता है, और इस दौरान क्या होता है? बॉर्बन किंग्स को हटा दिया जाता है। तो ये कहानी थी अब तक की फ्रांस की। उसके बाद थी सेकेंड वाला, क्या होता है कि सर जुलाई में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें बेल्जियम जो था सर, वो नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से टूट गया था। नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से क्या हो गया था? टूट गया था। कौन सर? बेल्जियम। ये जुलाई में हुआ था, 1830 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1830 में ही हुआ था। आगे देखते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था सर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से। ग्रीस के बारे में ये कहा जाता है सर कि इट इज़ द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब सर ये यूरोपियन सभ्यता का एक तरह से पालना है। पालना समझते हैं, जहाँ से बच्चे को पाला जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना कौन सा है सर? आपका ग्रीस था। मतलब यूरोप की जितनी भी सभ्यताएं थी, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जितने भी मोरल वैल्यूज़ थे, सब के सब ग्रीस से ही निकल करके आया था सर। ग्रीस उस समय काफ़ी ज़्यादा गुलाम हुआ करता था, और फिर उसके बाद इनकी आज़ादी कैसे होती है? तो एक वार्ता होती है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी किसका होता है सर? कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है 1832 में ये ट्रीटी होती है, जिसके थ्रू ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? तो 1832 में, और इसी ट्रीटी के तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेशिया रिवोल्ट।
सिलेसिया रिवोल्ट क्या था सर? 1845 में सिलेसिया रिवोल्ट हुआ था। किसके बीच में हुआ था सर? सबसे बड़ा सवाल, वीवर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स। सर क्या रीजन थे सर? रीजन यहां पे लिखा हुआ है, रिड्यूस पेमेंट्स, पेमेंट्स को रिड्यूस किया गया था। कब रिड्यूस किया था सर? 1845 में। तो इसके तहत क्या हुआ था कि वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स में बहुत लड़ाई हुई थी, आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा भी है। इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि सर इसमें जब गोलीबारी होती है तो गोलीबारी में 11 वीवर्स शूट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, 11 वीवर्स वेयर शॉट, इनको गोली मार दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। याद रखिए डाटा 11। इसके दौरान क्या होता है, लुइस फिलिप को भागना पड़ता है सर, उस जगह को छोड़ करके भागना पड़ता है। लुइस फिलिप लास्ट किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंतिम राजा थे ये लुइस फिलिप। कब से कब राजा थे सर? 1830 से लेकर के 1848 तक, 1848 तक ये राजा थे। लुइस फिलिप को फिर भागना पड़ा था। रोमांटिसिज्म क्या था? ये अगला टॉपिक है आपका, ये आपका कवर अप हो गया एज ऑफ रिवोल्यूशंस का 1830 से लेकर के 1848 के बीच में, जो आपके हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है। रोमांटिसिज्म, इसका हिंदी होता है रुमानीवाद। क्या होता है? रुमानीवाद। रोमांटिसिज्म का क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें क्या फोकस किया? इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, मतलब अंदर की फीलिंग पे फोकस किया गया, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन कल्चर पास्ट, पास्ट के कॉमन कल्चर, जो सब में एक तरह का कल्चर मिले, एक तरह की संस्कृति मिले, उसको दिखलाने के लिए रोमांटिसिज्म का प्रयोग किया गया था। किस आधार पे सर? एक नेशन के आधार पे, मतलब एक देश के आधार पे। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो मेनली फोकस किस पे किया था? इमोशंस पे फोकस किया था और इंट्यूशंस पे फोकस किया था, और एक तरह का सेंस ऑफ कॉमन कल्चर पास्ट, कल्चरल पास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन, किसी भी देश के एक कॉमन संस्कृति के बारे में बातचीत की गई थी। लास्ट वन इज दैट, जो आपका इंपॉर्टेंट पूछता है, एक बार सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, कैरोल करपेंस्की के बारे में। ये आपका सवाल आया था एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव बन के आया था। क्वेश्चन देखिएगा, ये पॉलिश कंपोजर थे सर, मतलब सर ये पोलैंड के था सर। कंपोजर मतलब सर ये हमेशा ओपेरा या म्यूजिक ऐसा वगैरह लिखा करते थे, इनका अपना ओपेरा चला करता था सर। ये सेलिब्रेट किए, कैसे सेलिब्रेट किए सर? अपने स्ट्रगल को, स्ट्रगल ऑफ द नेशन, देश के स्ट्रगल को अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू इन्होंने सेलिब्रेट किया था, इनको आगे बढ़ाया था। पाउज। अब आगे देखते हैं 1848 में तो जो रिवॉल्यूशंस हुए थे लिबरल्स के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे 1848 लिबरल्स के रिवॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो भी पार्टीज चल रही थी, जो भी सरकारें चल रही थी, उन सरकारों ने बहुत सारा ऑफर भी किया अलग अलग लोगों को, अलग अलग राजाओं को, कि आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जर्मन की नेशनल असेंबली ने अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूट कर लिया था। कहाँ पे किया था सर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सर संत पॉल चर्च में हो रहा था सर ये पार्लियामेंट, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा। अगला पॉइंट था कि फ्रेडरिक विलियम फोर, जो प्रशिया के राजा रह चुके थे सर, और इन्हें क्राउन ऑफर किया गया था कि आपको हम राजा बना देंगे, आपको हम राजा बना देंगे, कृपया इन सभी चीज़ों को आप रोक दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको राजा बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये क्या बोले कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, और इन्होंने अदर मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया और चले गए क्या कि हम भी असेंबली में भाग लेंगे सर। इस असेंबली की खास बात ये थी, और थोड़ी दुखद बात भी थी, कि हर जगह आपने हिस्ट्री में देखा है कि महिलाओं को हमेशा से ही एक तरह से पैसिव सिटीजन के तौर पे रखा गया है। पैसिव सिटीजन, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रहना है, कुछ बोलना नहीं है आपको। ये इतिहास से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वुमेन को सफरेज राइट्स डिनाइड कर दिए। सफरेज राइट्स क्या था सर? सफरेज राइट मतलब, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोटिंग राइट्स इनको नहीं दिया गया था, इनको डिनाइड कर दिया गया था। इस एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर, सिर्फ ऑब्जर्वर बन के, सिर्फ आपको देखना है और कुछ बोलना नहीं है, ये ऑब्जर्वर बन के आपको रहना है। वो भी कहाँ पे? ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो वुमेन्स गई थी उनकी बात की जा रही कि आपको क्या रहना है? ऑब्जर्वर बनकर रहना है। लास्ट वन इज दैट सर्फडम यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। जो सरकारें चल रही थी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दास प्रथा को, नौकर बनाने वाली प्रथा को अगर हम रोक देते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम हो सकता है कि रिवोल्ट जो होते हैं वो सप्रेस हो सकते हैं, मतलब रिवोल्ट क्या हो सकते हैं? दब सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना रिवॉल्यूशंस के बारे में, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का लगभग 60% कवर अप कर लिया है। अगला जो 40% है वो अगले चैप्टर से, अगले वीडियोस में आएगा।